Hey guys, this is Varsha and welcome to VSP classes। आज हम बात करेंगे हिंदी शब्द विचार की। इसके पहले मैंने आपको 2 सेशन में बताया था कि हिंदी शब्द विचार क्या होता है, इसको हम किन किन आधारों पर बांट सकते हैं। देखिए, आज ये जो हमारा सेशन है इसमें मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूं। और ये कैसे होगा कि हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आगे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इससे क्या होगा कि आपके हर एक टॉपिक्स के कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आप एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो गाइज, मेरे इस सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए आपको तैयार नहीं करेगा, बल्कि आने वाले हर एक एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है ये आपकी मदद करेगा। जैसे यूपी ट्रिपल एससी, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी, यूपी टेट, सुपर टेट आदि। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द विचार, यहाँ हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्दों की रचना कैसे हुई है और इनको किन किन आधारों पर बांटा गया है। तो देखिए, पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। स्रोत के आधार पर देखें, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ये हो गए स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया हुआ है। अब देखेंगे रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। सार्थक, ये 4 उपभेद इसके माने गए हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। जबकि निरर्थक का मतलब ही होता है जो हमें कोई सार्थक अर्थ प्रदान ना करे। तो निरर्थक में हम कुछ भी नहीं रखेंगे। इसमें जैसे पानी, ये सार्थक शब्द है, जबकि वाणी वो निरर्थक शब्दों की श्रेणी में चला जाएगा। बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट है विकार के आधार पर। यह होता है एक विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जबकि अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो ना तो संज्ञा, जो ना तो लिंग, वचन, कारक और काल, ये किसी आधार पर भी ये परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। इनका रूप जो है वो स्थिर होता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसमें भी 4 है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पिछली क्लास में हमने देखा था स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर विकार के आधार पर हमने बात किया था कि संज्ञा क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के जो 3 आधार माने गए हैं, लिंग, वचन और कारक, इस पे हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वनाम की। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा जानने से पहले हम इसके नाम को ही समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसके नाम को समझ लेंगे तो हमें इसकी परिभाषा अपने आप समझ आ जाएगी। सर्वनाम, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सबका और नाम का मतलब नाम। सर्वनाम यानी सबका नाम। तो देखिए, वाक्यों में संज्ञा की पुनरुक्ति, बार बार प्रयोग में आना बचाने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर
जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहे जाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो बार बार प्रयुक्त होते हैं उनको बचाने के लिए हम जिनका हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। अब यहाँ राजीव क्या है, ये संज्ञा है, और यहाँ सर्वनाम क्या है, वह। ठीक है, तो यहाँ उसकी बात हो रही, उसकी ट्रेन देर से चली थी। अगर मैं बोलूं कि राजीव एक लड़का है, राजीव स्कूल जाता है, राजीव पढ़ने में बहुत अच्छा है, राजीव अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है सुनने में, और शायद आपको इरिटेशन भी हो जाएगी कि मैं राजीव राजीव बार बार क्यों बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राजीव एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तो ये हो गया कि संज्ञा को बचाने के लिए, उसकी पुनरुक्ति को बार बार प्रयोग में ना आने देने के लिए हमने राजीव की जगह यानी संज्ञा की जगह सर्वनाम वह का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेद की अगर हम बात करते हैं तो सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के माने जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि ये इनके कितने भेद होते हैं और ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ओके, ऑल राइट। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य। अन्य कौन है, यानी जिसके संबंध में बात हो रही है, का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराता है वही होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें कोई भी हो सकता है, यह है, वह है, मैं, हम, तुम आदि। देखते हैं, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 तरह के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। देखते हैं उत्तम पुरुष कौन कौन आता है इसमें। तो वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यहाँ जो वक्ता होता है या लेखक होता है वो उत्तम पुरुष का सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए यानी खुद के लिए करता है। जैसे मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ मैं का प्रयोग अपने लिए किया गया है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं पढ़ाती हूँ, यहाँ जो मैं है वो मैंने खुद के लिए यानी अपने लिए किया है, तो ये क्या हो जाता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो इसमें देखिए मैं, हम, हमारा, ये होते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम की। तो वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे अपनी बात कहता है, जैसे मैंने तुमसे अपनी बात कही यानी आपसे अपनी बात कही, तो आप कौन होते हैं, वो मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे देखिए तुम अपना कार्य नहीं करते हो, तो मैं यहाँ किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, यानी तुमसे अपनी बात यानी आपसे अपनी बात मैं बोल रही हूँ, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आता है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन होता है, वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी वक्ता या लेखक किसी और के बारे में, अगर किसी तीसरे के बारे में बात करता है तो उसे ही हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह ईमानदार है, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ किसी तीसरे की बात हम कर रहे हैं कि वह ईमानदार है। फिर देखते हैं जैसे
वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो यहाँ हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, यानी कि वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ प्रश्न किया जाता है, जहां ही हम प्रश्न करेंगे वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, कौन शोर कर रहा है। अब यहाँ हमें ये ज्ञात नहीं है कि शोर आखिर कर कौन रहा है, पर हम यहाँ एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो शोर कर रहा है, यानी हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो शोर कर रहा है। जैसे इसी तरह आप देखेंगे कि कौन आ रहा है, यानी हमें ज्ञात नहीं है कि कौन आने वाला है या कौन आ रहा है, इसलिए हम एक प्रश्न करते हैं कि कौन आ रहा है। तो यहाँ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। थर्ड है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें देखते हैं वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ वक्ता या लेखक जो होता है वो अपने लिए यानी खुद के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे आप भला तो जग भला। यहाँ देखिए खुद के बारे में बात हो रही है कि अगर आप भले होंगे तो आपको ये पूरा जग भला लगेगा। ये होता है निजवाचक सर्वनाम। फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ संबंध स्थापित करने के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण में क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ लाठी और भैंस के बीच एक संबंध स्थापित किया जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। जैसे जो बोएगा वही काटेगा। यहाँ भी हम संबंध एक प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। यहाँ एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य से संबंधित है, नहीं तो एक वाक्य अगर रहेगा तो वो अधूरा हो जाएगा। तो यहाँ प्रयोग हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ निश्चितता का बोध होता है कि हाँ ये चीज निश्चित है। यहाँ जैसे देखिए यह है, वह है, वे, यह है, यह सब क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण में देखिए जैसे यह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। अब अगर हम पूछें कि कौन भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो यहाँ एक निश्चितता प्रकट हो रही है कि यह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। यानी हमें पता है कि हाँ यही हैं जो भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी माने गए हैं। तो यहाँ जो यह शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके। लास्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि अनिश्चितता का बोध होता है। ऊपर देखिए यहाँ निश्चितता का बोध होगा, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध होगा, यानी हमें ज्ञात नहीं होगा कि हाँ ये चीज है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है कोई आ रहा है। यहाँ कोई देखिए किसी प्राणी के लिए तो प्रयोग किया गया है, ये तो हमें समझ आ रहा है, पर कौन आ रहा है ये हमें ज्ञात नहीं हो रहा है यहाँ से कि कौन आ रहा है। यानी हम देखते हैं तो यहाँ अनिश्चितता का बोध हो रहा है, हमें क्लियर पता नहीं है कि आखिर वो कौन है जो आ रहा है। यानी यहाँ अनिश्चितता प्रकट हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब बात करते हैं कि विशेषण क्या होता है। अगर हम विशेषण की बात करें
तो देखिए बचपन से ही हमने पढ़ा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। या तो ऐसे शब्द होंगे जो किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाएंगे, नहीं तो किसी वस्तु की विशेषता बतलाएंगे, और नहीं तो किसी स्थान की विशेषता बतलाएंगे। तो ऐसे विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे हुआ नीला आकाश, तो यहाँ आकाश की विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि वो नीली है, वो जो है आकाश जो है वो नीला है। तो नीला यहाँ क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। फिर मोटी लड़की, अब लड़की की विशेषता बतलाई जा रही है कि लड़की कैसी है? मोटी है। यहाँ मोटी विशेषण शब्दों में प्रयुक्त हुआ है। बात करते हैं विशेष्य और प्रविशेषण क्या होता है। ये भी एग्जाम में आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। देखिए, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है या जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। अब जिसकी विशेषता, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम देखें कि यहाँ आकाश की विशेषता ही तो बतलाई गई ना कि नीला है आकाश, तो आकाश क्या हुआ? विशेष्य हुआ। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हुआ? विशेष्य हुआ। यहाँ लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि लड़की कैसी है? तो मोटी है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़की की, तो लड़की क्या हो गई? विशेष्य हो गई। आ गया समझ में? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब देखते हैं प्रविशेषण क्या होता है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता, जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। उदाहरण है जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ देखो, पहले राम की तो विशेषता बताई गई है और बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज जो है वो विशेषण है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। लेकिन यहाँ विशेषण की भी विशेषता बताई गई है कि राम बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ जो बहुत शब्द आया है वो प्रविशेषण है, यानी विशेषण की भी ये विशेषता बतला रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया विशेष्य और ये हो गया प्रविशेषण। अब देखते हैं कि विशेषण के भेद क्या होते हैं। तो देखिए, विशेषता के आधार पर ही विशेषण के 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से तो इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब एक एक करके देखते हैं कि गुणवाचक और संख्यावाचक ये सब हैं क्या। गुणवाचक विशेषण, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ किसी के गुण बताई जाएगी, पर नहीं, यहाँ सिर्फ गुण नहीं बताया जाएगा बल्कि यहाँ सब कुछ बताया जाएगा आपको गुणवाचक विशेषण में। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ गुण ही नहीं बताए जाएंगे, गुण और दोष भी बताया जाएगा, आकार और प्रकार भी बताया जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण के भी कुछ रूप हैं, उनको देखते हैं। जैसे भाव, तो भाव में दयालु, निर्दयी, अच्छा, बुरा आदि। भाव में कुछ भी हो सकता है, वो दयालु भी हो सकता है, वो निर्दयी भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। देखिए, अगर हम कहें कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ उसके गुण को मैंने बताया है कि राम बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन अगर मैंने बोला कि राम बहुत बुरा लड़का है, तो यहाँ बुरा में उसका दोष बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण, यानी उसके गुण को भी बताया जा रहा है और दोष को भी बताया जा रहा है। इसी तरह गुणवाचक विशेषण में हो गया काल। काल क्या होता है? या तो अगला, पिछला, नया, पुराना आदि। स्थान में ग्रामीण, शहरी, मैदानी आदि। आकार में आपका हो जाएगा लंबा, चौड़ा, टेढ़ा, मेढ़ा आदि। समय में प्रातःकालीन, साप्ताहिक, दैनिक आदि।
और दशा में रोगी, दुबला, कमजोर, अस्वस्थ आदि। रंग में लाल, हरा, नीला, पीला आदि। ये कुछ गुणवाचक विशेषण थे जो प्रमुख रूप से यही प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण जिनके गुण और दोष दोनों का बोध कराया जाता है। सेकंड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ ही है नाप या तोल। तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा या नाप तोल का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें नाप या तोल का ही बोध होता है, लेकिन इसमें भी दो है, या तो निश्चित परिमाणवाचक में होगा नाप या तोल और नहीं तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में होगा। तो परिमाणवाचक के दो भेद, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की एक निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ हमें निश्चितता का बोध हो जाएगा कि हाँ ये 1 लीटर दूध है, ये 3 मीटर कपड़ा है, 2 किलो आलू है। तो अगर हम 1 लीटर दूध की बात करें तो यहाँ एक निश्चित मात्रा की हम मांग कर रहे हैं कि भैया हमें 1 लीटर दूध दे दो। यहाँ जो उसकी मात्रा का निश्चितता है वो प्रकट हो रही है कि हाँ इतना चाहिए। तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा और 2 किलो आलू। अब इसी का उल्टा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में क्या होता है, यहाँ तो निश्चित था लेकिन यहाँ एकदम ही निश्चित नहीं होगा। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चितता का बोध होता है यानी अनिश्चित मात्रा का बोध होता है वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा दूध। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए या थोड़ा पानी दे दीजिए या थोड़ा सा पैसा दे दीजिए तो आप कितना समझेंगे कि मैं कितने की मांग कर रही हूं। तो थोड़े से तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आखिर हमारी मात्रा या नाप तोल में कितने से दूं उसको। तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ कुछ निश्चित नहीं होता है और निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित होता है कि हाँ इतनी चीज चाहिए। अब आगे देखते हैं, थर्ड है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जैसे ही कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये किसी निश्चित संख्या का बोध कराता है। तो जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए उसी की तरह ये भी है कि इसमें भी एक निश्चित संख्यावाचक होगा और एक अनिश्चित संख्यावाचक होगा। अब संख्यावाचक में जैसे 1 मेज, 4 कुर्सी, ये किसी संख्या का बोध करा रहा है कि 1 मेज है, 4 कुर्सी है। तो ये संख्यावाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, पांचों इत्यादि। ठीक है, दोनों भाई साथ साथ पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ एक निश्चितता का बोध हो गया कि दोनों ही भाई केवल साथ साथ पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। ये निश्चित संख्यावाचक का एकदम ही विपरीत होता है। तो जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ रुपए, थोड़े आदमी। जैसे थोड़े आदमी इधर से जा रहे थे तो हम उस संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते कि थोड़े आदमी में कितने आदमी हैं। तो यहाँ एक अनिश्चितता का बोध हो रहा है और ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम लास्ट देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
पीछे हमने अभी पढ़ा है कि सर्वनाम क्या होते हैं, तो उसी सर्वनाम से ही हुआ है सार्वनामिक विशेषण। यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण में कौन कौन आएगा? यह, वह, जो, कौन, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब उदाहरण की बात अगर हम करें तो इस परीक्षार्थी ने नकल की। अब देखिए यहाँ इस जो आया है वो किसी सार्वनामिक विशेषण के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है, यानी इस जो है वो सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। किस परीक्षार्थी ने? तो इस परीक्षार्थी ने नकल की। तो ये हो गया फोर्थ एंड लास्ट हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब आगे हम जो कुछ भी हम टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना आप लोगों ने समझा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को जो बतलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, क्रिया और अव्यय। तो अभी हमने पीछे बात की है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय और पुस्तकों। देखिए ये आरटेट में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो पुस्तक में अगर हम विशेषण का प्रयोग करें तो ये पुस्तकीय यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पुस्तकीय हो जाएगा। अगर हम पुस्तक में विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पुस्तकीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ये भी देखिए बीएड के एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध रूप से हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा और मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ सर्वनाम का जो अशुद्ध प्रयोग हुआ है तो वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन और यह। निश्चयवाचक यानी जो किसी निश्चितता का बोध कराता है। तो क्या, यहाँ पे तो हम प्रश्न कर रहे हैं। कुछ, यहाँ अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कौन, यहाँ भी हमें ज्ञात नहीं है कि ये कौन है। और यह जो है यह हमें निश्चितता का बोध कराता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ यह है। ये भी देखिए बीएड में ही पूछा गया है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृत, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक। अब देखिए यहाँ वर्तनी का भी एक क्वेश्चन है। देखिए सेम है लेकिन यहाँ सांस्कृतिक है और यहाँ सांस्कृतिक है। यहाँ आ की मात्रा है और यहाँ आ की मात्रा नहीं है। तो कभी कभी हम हड़बड़ी में ये गलत भी कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि सांस्कृतिक वर्तनी के हिसाब से यही शुद्ध होगा और हमारा आंसर भी यही होगा। ठीक है, संस्कृति का विशेषण होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, सांस्कृतिक। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे 2002 में पूछा हुआ था। तो हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो जो हमने पीछे टॉपिक्स पढ़ा था उसी से रिलेटेड थे और किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्रिया विशेषण क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है और जितने भी अविकारी शब्द हैं हम उनकी चर्चा करेंगे आगे वाली क्लास में। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे की न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।